नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा यूपीएससी की 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नवीन पहल नॉलेज सीरीज को प्रारंभ किया गया है। इस नॉलेज सीरीज का नवीन अंक 13 अगस्त 2022 यानी आज शनिवार को रात 8 बजे और साथ ही 14 अगस्त 2022 यानी रविवार को 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें 13 अगस्त 2022 यानी आज रात 8 बजे चौरी चौरा कांड पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से नॉलेज सीरीज के 14 अगस्त 2022 यानी कल के सत्र में रात 8 बजे बौद्धिक संपदा अधिकार पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप इस सीरीज से अधिक स्वयं को जोड़ें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथी परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा इसकी शुरुआत हाथियों, उसके आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए की गई थी। हाथियों की गणना 2017 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद असम और केरल का स्थान है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे पुरानी और बड़ी मादा सदस्य झुंड की माता के द्वारा किया जाता है। आपको निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपर्युक्त सभी। जब हम बात करते हैं हाथी परियोजना की, तो हाथी परियोजना के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाथी परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए इसे फरवरी 1992 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत 29,000 से अधिक हाथियों का घर है, जो हाथियों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी में से एक कहा जा सकता है। हाथी जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक संख्या 6,000 से अधिक है, जिसके बाद असम 5700 और केरल का स्थान आता है, जहां 3,000 से अधिक हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़ी महिला सदस्य, जिन्हें मात्रक के रूप में जाना जाता है, के द्वारा किया जाता है। इस झुंड में कुल माता की बेटियां और उनकी संतानों को शामिल किया जाता है। इस रूप में तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय रेल मंत्रालय के साथ देश भर में कार्यशालाओं का आयोजन करके हाथियों की अप्राकृतिक मौत को रोकने के लिए प्रयास करने जा रहा है। केरल के पेरियार नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 17वीं संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार की विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अधिनियम को लागू करता है। इस अधिनियम से केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की सूची में किसी वस्तु को शामिल करने या हटाने का अधिकार मिलता है। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपर्युक्त सभी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में आप ये ध्यान देंगे कि इसे 1955 में तब अधिनियमित किया गया जब सरकार के द्वारा आवश्यक घोषित वस्तुओं को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए इसका अधिनियम किया गया। अधिनियम के तहत मदों की सूची में दवाओं को, उर्वरक को, दालों को, खाद्य तेल आदि को शामिल किया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार की विशिष्ट परिभाषा को नहीं दिया गया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर नई वस्तुओं को शामिल कर सकती है और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें सूची से हटा भी सकती है।
हालांकि आप ये ध्यान देंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। और चूंकि हमसे सही कथन की पहचान करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और 3। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि जुलाई के मध्य से ही अरहर दाल की कीमतों में उछाल और कुछ व्यापारियों के द्वारा इसकी तथाकथित जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और ऐसे संरक्षित वनों की सीमाओं से न्यूनतम कितनी दूरी तक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की 20 किलोमीटर? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार उनका मंत्रालय इको सेंसिटिव जोन यानी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट को उनके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। इसमें केंद्र धारा 44A और धारा 44E की समीक्षा की मांग करेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। आपको ध्यान देना है कि ये धाराएं संरक्षित क्षेत्रों की सीमांकित सीमाओं से कम 1 किलोमीटर के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों यानी इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित करने के निर्देश से संबंधित हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम 1 किलोमीटर का अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों, जंगलों और अभयारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन यानी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर यानी शॉक अवशोषक बनाना है। इको सेंसिटिव जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस रूप में आप देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 किलोमीटर। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन भी संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA का समझौते का हिस्सा था। समझौते के तहत ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए भी सहमत हुआ, जिसके तहत उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अनुमति दी। डोनाल्ड ट्रंप के इस समझौते से बाहर होने के बाद अन्य देशों ने यूएस बैंकिंग प्रणाली के बाहर ईरान के साथ लेन देन की सुविधा के लिए इंस्टेक के रूप में एक वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत की। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपर्युक्त सभी। संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जिसे अंग्रेजी में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में आप ये ध्यान देंगे कि इसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान और परमानेंट 5+1+ EU के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था 2015 में, जिसमें शामिल राष्ट्र हैं चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। सौदे के तहत ईरान परमाणु हथियारों के सभी प्रमुख घटकों, सेंट्रीफ्यूग, समृद्ध यूरेनियम और भारी पानी के अपने भंडार में उल्लेखनीय कटौती करने पर सहमत हुआ। समझौते के तहत ईरान एक प्रोटोकॉल भी लागू करने के लिए सहमत हुआ, जिसके तहत उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अनुमति दी।
हालांकि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के काल में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस समझौते से बाहर होने के बाद अन्य देशों ने यूएस बैंकिंग प्रणाली के बाहर ईरान के साथ लेन देन की सुविधा के लिए इंस्टेक्स के रूप में एक वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत की। आपको ध्यान देना है कि इंस्टेक्स को 2019 में प्रारंभ किया गया था और इसे अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से यूरोपीय संस्थाओं को ईरान के साथ व्यापार बनाए रखने की अनुमति देने के लिए 2019 में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस तंत्र को डॉलर के उपयोग से बचकर ईरान के साथ व्यापार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संदर्भ में तीनों ही कथन हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2009 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? एडविन हब्बल, एस चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग की स्टीवन वीनवर्ग। 1.44 की इस सीमा के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा एक स्थिर श्वेत बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान है। यह एक ऐसी सीमा है जो ये अनिवार्य प्रावधान करती है कि कोई भी श्वेत बौना तारा जो एक पतनशील तारा है, सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.4 गुना से अधिक विशाल नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसी वस्तु जो इससे भारी होगी वह अनिवार्य रूप से न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित होगी। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि 1.44 की सीमा का संबंध चंद्रशेखर से है, जिनके अनुसार जो तारा इससे कम द्रव्यमान का होगा वह श्वेत वामन के रूप में दिखाई देगा और जो इससे अधिक होगा वह न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में भी परिवर्तित हो सकता है। इस सीमा का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इस कार्य के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, एस चंद्रशेखर। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे भारत के नाटो जुड़ाव पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। खबरों के अनुसार 2019 में भारत ने नाटो के साथ एक राजनीतिक बातचीत की थी। बातचीत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संवाद मुख्य रूप से राजनीतिक चरित्र का हो और सैन्य या अन्य द्विपक्षीय सहयोग पर कोई प्रतिबद्धता बनाने से बचा जाए। इसी के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग का आकलन करने का प्रयास किया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं नाटो की, तो इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के रूप में जाना जाता है, जो 28 यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका के 2 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। यह 1949 में अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में अवस्थित है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि नाटो के साथ भारत की वार्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटो चीन और पाकिस्तान दोनों को द्विपक्षीय वार्ता में शामिल कर रहा है। यहाँ पे यह विचार है कि नई दिल्ली की रणनीतिक अनिवार्यताओं में चूंकि चीन और पाकिस्तान की दोनों की भूमिका है, अतः नाटो तक पहुंचने से अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव में महत्वपूर्ण आयाम जुड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार नाटो को राजनीतिक वार्ता में शामिल करने से नई दिल्ली को क्षेत्रों की स्थिति और भारत के लिए चिंताओं के मुद्दों के बारे में नाटो की धारणाओं में संतुलन लाने का अवसर मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भारत और नाटो दोनों के दृष्टिकोण में एक अभिसरण है, जिसमें अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका भी शामिल है। हालांकि समुद्री सुरक्षा भी भविष्य में बातचीत का एक प्रमुख क्षेत्र है, जो नाटो के साथ पर्याप्त साझा आधार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि नाटो प्रतिनिधिमंडल ने पारस्परिक रूप से सहमत एजेंडे पर भारत के साथ जुड़ाव जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। नाटो के विचार में भारत अपनी भू रणनीतिक स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर अद्वितीय दृष्टिकोण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी प्रासंगिक है और भारत इस संदर्भ में नाटो का एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है। यह पता चला है कि दोनों पक्षों ने 2020 में नई दिल्ली में दूसरे संभावित दौर पर भी चर्चा की थी। हालांकि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।